Hello students, my name is Manju Saraswat and here I am again with you with next topic of the rise of nationalism in Europe, and we have already studied about the part 1, and in part 1 we have learned many things, and many more things we will learn in part 2. What were the things we will know? The making of Germany and Italy, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, एंड विजुअलाइजिंग द नेशन. विजुअलाइजिंग द नेशन यानी कि एलिगरीज जो हैं, यानी कि वो किसका नेशन को किस तरीके से देखा जाता था, और नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म के बारे में हम देखेंगे, और समरी ऑफ द चैप्टर इन द लास्ट. सो वी आर स्टार्टिंग विद द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. सबसे पहले कोई भी आपको जब किसी केस स्टडी के बारे में पढ़ना है तो आपको वहाँ की लोकेशन पता होनी चाहिए. आपको कि कहाँ पर है. ये भी एक यूरोपियन कंट्री है जो कि फ्रांस और यूके के पास में है, आप देख सकते हैं. एंड आप दोनों मैप के थ्रू आप ये देखेंगे यहाँ की जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है ना. तो मैप ऑफ जर्मनी बिफोर यूनिफिकेशन और मैप ऑफ जर्मनी आफ्टर द यूनिफिकेशन, यानी कि अब यूनिफिकेशन का मीनिंग यहाँ पर दोनों मैप में डिफरेंस करके बता सकते हैं कि क्या मीनिंग है एक्चुअली यूनिफिकेशन का. कि जैसे आपको पता है कि स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि ये जो थे ये स्टेट डचेस, कैंटोन्स और बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड थे, और ये सब में अलग अलग जो थे वो अलग अलग उनके द्वारा गवर्न किए भी जाते थे. तो अब ये इन सबको एक करने के लिए, इनको यूनिफाइड करने के लिए जो प्रोसेस लिया गया था वो क्या प्रोसेस था, किस प्रोसेस के थ्रू इस पूरे कंट्री को यूनिफाइड किया गया था जो अलग अलग डचेस, कैंटोन्स और स्टेट्स में डिवाइडेड था. तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो जर्मनी एंड जो टॉपिक है हमारा द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, और इसमें हम सबसे पहले जो यूनिफिकेशन देखेंगे वो हम देखेंगे जर्मनी का. इसमें दोनों का ही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लास्ट में हम इटली का देखेंगे. और सबसे पहले हम देखते हैं मेकिंग ऑफ जर्मनी. तो इसको हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे. वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? तो वाइड स्प्रेड नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग द मिडिल क्लास जर्मन, फेलियर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट and the movement for the national unification under the leadership of Prussia. Bismarck fought for 7 years and new German empire headed by the Kaiser Wilhelm I. So first of all we are starting with the topic failure of Frankfurt Parliament. What is this? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, यानी कि ये जो वीडियो है ये इससे पहले जो वीडियो था, प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम ऑलरेडी इस टॉपिक को डिस्क्राइब कर चुके हैं, बट हम थोड़ा सा एक रिमाइंड कर लेते हैं इसको कि क्या था स्टूडेंट्स. जो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम किस तरीके से समझेंगे कि ये एक्चुअली क्या है, ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, ये शुरुआत वहीं से हुई थी इसकी यूनिफिकेशन की. कि आपको याद होगा कि जो न्यू मिडिल क्लास जो थी वही चेंजेस चाहते थे. न्यू मिडिल क्लास में कौन कौन लोग थे? जो वर्किंग क्लास पीपल थे, है ना. तो जो सोसाइटी थी वो 2 में डिवाइडेड थी, 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, लेकिन एक तीसरा ग्रुप भी एमर्ज हुआ था, दैट वाज द न्यू मिडिल क्लास. और ये जो थे वो सोसाइटी में चेंजेस चाहते थे. तो इन्होंने कुछ एसोसिएशंस भी बनाए थे, और ये सारे एसोसिएशंस कहाँ पर गैदर्ड हुए थे? ये फ्रैंकफर्ट सिटी में गैदर्ड हुए थे. किसको वोट करने के लिए? जर्मन नेशनल पार्टी को वोट करने के लिए. और इस तरीके से 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में पार्ट लेने के लिए सेंट पॉल के चर्च में पहुँचे. ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया. अब किस तरीके के स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया? यानी कि वो जो ऐसा एक नेशन जो कि किसके द्वारा कंट्रोल हो? पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल हो. तो ऐसे नेशन स्टेट का जब क्राउन किसको ऑफर किया गया? प्रशियन किंग को, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को जब ऑफर किया गया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. ही रिफ्यूज. क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अदर मोनार्कीज थी उनको ज्वाइन कर लिया, है ना. किसका अपोज करने के लिए? इलेक्टेड असेंबली को अपोज करने के लिए उन्होंने अदर मोनार्कीज को ज्वाइन कर लिया और उस ऑफर को रिफ्यूज़ कर दिया. जो पार्लियामेंट थी दैट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास एज वी नो. और यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री जो थे क्या होते जा रहे थे? स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे. तो जो इसका सोशल बेस था वो कमज़ोर पड़ने लगा था पार्लियामेंट का.
और जब आर्टिशन और वर्कर्स ने जो डिमांड की थी वो मिडिल क्लास के द्वारा उसको विरोध कर दिया गया, तो उन्होंने अपनी जो सपोर्ट थी आर्टिशंस ने वो क्या कर ली, वो वापस ले ली। और यहाँ पर लास्ट में क्या हुआ कि एक ट्रूप को बुलाकर, ट्रूप एज वी नो बाय द मिलिट्री, उसको फोर्सिबली किसको, असेंबली को बंद करा दिया गया। इस तरीके से जो पार्लियामेंट जो था वो क्या हो गया, वो बंद, मोनार्किकल और मिलिट्री अरिस्टोक्रेटिक ट्रम्प के साथ इसको बंद कर दिया गया, एंड हो गया इसका। ठीक है, तो अब क्या है, वाइड स्प्रेड नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग मिडिल क्लास जर्मन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो थी वो क्या हो रही थी, वो चारों तरफ लोगों में बहुत ज़्यादा फैल रही थी। और इसमें जर्मन्स जो थे वो पूरे इसको जर्मन महासंघ जो था इसको अलग अलग जो स्टेट्स में डिवाइडेड था, इसको क्या चाहते थे, एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के थ्रू जो ये नेशन है वो गवर्न किया जाए। तो अब एक चीज़ और है इसमें, वो आप क्या देखेंगे कि जो नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म जो सेंटिमेंट्स हैं, नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स हैं, दीज वर यूज्ड बाय द मिडिल क्लास, बट नाउ दीज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर यूज्ड बाय द कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर, है ना। स्टेट पावर को प्रमोट करने के लिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए इन्होंने मोबिलाइज करना शुरू कर दिया इसको, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को। तो ये जो प्रशिया की लीडरशिप में मूवमेंट लिया गया, द प्रशियन टुक द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। ये जो मूवमेंट था फॉर द यूनिफिकेशन, है ना, ये किसकी लीडरशिप में अब इनिशिएटिव लिया गया, ये लिया गया प्रशिया की। और आपने देखा कि पहले जो लिबरल इनिशिएटिव थे वो किसके द्वारा दबा दिए गए, वो मोनार्की के द्वारा दबा दिए गए, एंड दीज वर सपोर्टेड बाय द प्रशिया। लैंड ऑनर्स है ना, यानी कि दीज वर कॉल्ड जंकर्स। अब जो इसमें हम देखेंगे कि जो बिस्मार्क का रोल था वो क्या था, उन्होंने 7 ईयर्स के लिए फाइट किया था बिस्मार्क ने। और बिस्मार्क थे कौन, ऑटो बिस्मार्क वॉज द चीफ मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ प्रशिया। ओके, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 7 ईयर्स फाइट की थी, इनको जर्मन को यूनिफाई करने के लिए इन्होंने 7 ईयर्स फाइट की थी। कौन से 3 कंट्रीज़ के साथ इन्होंने फाइट की थी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ इन्होंने फाइट की थी। और फिर जो जीत मिली, यानी कि जो जीत भी गए ये फिर, है ना, लास्ट में। और इसी प्रोसेस के साथ जर्मन यूनिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो जर्मन यूनिफिकेशन है उसमें बिस्मार्क का क्या रोल है ना। तो अब लास्ट में जब जर्मन को यूनिफाइड कर लिया गया, है ना, तो न्यू जर्मन एम्पायर जो था उसको अब किसके द्वारा, किसको किंग जो था उसका डिक्लेयर किया गया इन जनवरी 1871। द प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज proclaimed German emperor in a ceremony held at वर्साइल्स। ठीक है, तो वर्साइल्स में जो था ये इसको किसको डिक्लेयर कर दिया गया, विलियम फर्स्ट को वहाँ का एम्पर जो था वो डिक्लेयर कर दिया गया। इस तरीके से आप देखेंगे कि जर्मन जो यूनिफिकेशन है वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। और इसमें किसका कंट्रीब्यूशन रहा, इसमें बिस्मार्क का कंट्रीब्यूशन रहा, प्रशिया की लीडरशिप रही। और अब इसके बाद हम देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब हम देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में। तो वही सेम प्रोसेस, आप सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लीजिए, दैट इज़ ऑल्सो अ यूरोपियन कंट्री। इसके बाद आप इसके मैप में डिफरेंस के थ्रू समझ सकते हैं कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम यूनिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं, किसका यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन। तो दोनों मैप में आपको दिखाई दे रहा है बिफोर यूनिफिकेशन इटली और आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इटली क्या है, इसका भी एक लॉन्ग हिस्ट्री है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की, जर्मनी की तरह। तो यहाँ पर इटली जो था वो बहुत ज़्यादा डायनेस्टिक स्टेट्स में स्कैटर्ड था। और जैसे कि हेब्सबर्ग एम्पायर, मल्टीनेशनल हेब्सबर्ग एम्पायर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मिडिल 19th सेंचुरी में इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। कितने में डिवाइडेड था, इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इटली जो था, इसमें आप देखेंगे कि ये जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो इसका ईस्टर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट है, ये अलग अलग डायनेस्टीज़ के द्वारा कंट्रोल थे, है ना। तो यहाँ पे जो नॉर्थ पार्ट था वो किसके, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के द्वारा, सेंटर पार्ट जो था वो किसके द्वारा था, पॉप के द्वारा, साउदर्न पार्ट जो था वो बर्बन डायनेस्टीज के द्वारा कंट्रोल था। यहाँ पर केवल एक जो था वो पार्ट क्या था, वो केवल इसका इटालियन जो था, सार्डिनिया पीडमोंट, सार्डिनिया पीडमोंट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन रूलर ओनली। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली was the result of dedication, contribution and the effects of three great leaders। जो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये थ्री जो ग्रेट लीडर्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है कि इसमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रोल ऑफ जोसेफी मैज़िनी के बारे में। ये कौन थे, ये जो थे ये एक इटालियन पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट ऑफ फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये एक रिवॉल्यूशनरी भी थे। यहाँ पर ये आप देखेंगे कि एक्टिविस्ट थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था इटली के यूनिफिकेशन के लिए। इन्होंने, आप प्रीवियस वीडियो में इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से इन्होंने चोरी छुपे, जो यानी कि उनको इस तरीके की फीलिंग्स को दबा दिया गया था ना, जो न्यू मिडिल क्लास के लोग जो फॉर्मेशन के लिए कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे चोरी छुपे ये लोग जो थे रिवॉल्यूशनरीज, ये क्या कर रहे थे कि इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम क्या था, यंग इटली, अपने अचीव करने के लिए गोल को, यानी कि सीक्रेट सोसाइटी वाज फॉर्म्ड बाय द जोसेफी मैज़िनी एंड ही फ्राइटेंड कंजर्वेटिव्स थ्रू अ पोजीशन ऑफ मोनार्की। ये वर्ड यहाँ पर गलत है, यहाँ पर पोजीशन नहीं आएगा, अपोजिशन आएगा। क्या आएगा, अपोजिशन, ओ डबल पी, यहाँ पर ये वर्ड अपोजिशन है ना। तो ही फ्राइटेंड कंजर्वेटिव्स थ्रू अ पोजीशन ऑफ मोनार्की, यानी कि मोनार्की का जो उन्होंने अपोज किया और इस तरीके से उन्होंने कंजर्वेटिव्स को, उनकी जो एफर्ट्स थे उनके थ्रू उन्होंने कंजर्वेटिव्स को बहुत ज़्यादा क्या कर दिया था, डरा दिया था, है ना। तो किस तरीके से जो वो थे, फ्राइटेंड थे कंजर्वेटिव्स उनके एफर्ट्स को देखकर। तो यहाँ पर जो दूसरा हम देखेंगे वो क्या है, जो दूसरा जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहा वो किसका रहा, रोल ऑफ काउंट केवर के बारे में हम देखेंगे। तो ये रोल ऑफ काउंट केवर में हम पढ़ेंगे ये कि कैमिलो वेंजो काउंट द केवर इनका पूरा नाम है, और ये जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे, यानी कि वहाँ पे मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री को संभालते थे। और इन्होंने भी इटली को यूनिफाई करने के लिए मूवमेंट किया था, और इन्होंने डिप्लोमेटिक अलायंस किया था फ्रांस के साथ, एंड द डिफीटेड, और किसको हराया था, ऑस्ट्रियन फोर्सेस फ्रॉम द सार्डिनिया पीडमोंट से इन्होंने वहाँ उनको भगाया। और इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ये जो डिक्लेयर हुआ है ना, ये यहाँ पर आफ्टर वन द डिक्लेयर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ इटली, है ना। तो जिस तरीके से डिक्लेयर हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ इटली, तो उसके बाद इनको क्या, वहाँ का एज अ प्राइम मिनिस्टर ये वहाँ के बन गए थे, है ना। तो सबसे पहले ये क्या थे, चीफ, बस बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे कि मैम ये प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, तो जो ही वॉज द मिनिस्टर, है ना, जो ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और फॉरेन मिनिस्ट्री को भी संभालते थे। और उसके बाद जब वो डिक्लेरेशन हो गया था यूनाइटेड किंगडम, तो उसके बाद वो वहाँ पे क्या बने, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो हम किसका कंट्रीब्यूशन रहा वो हम देखेंगे कि यहाँ पर रोल ऑफ गैरीबाल्डी के बारे में देखेंगे। जैसे भी गैरीबाल्डी का भी क्या रोल रहा है, ये थ्री जो थे वहाँ के, इनके कंट्रीब्यूशन से ही इटली को क्या किया गया, यूनिफाइड किया गया। तो जैसे भी मारिया गैरीबाल्डी वॉज एन इटालियन जनरल, patriot and republican. He contributed to Italian unification and the creation of the Kingdom of Italy. And he is considered to be one of Italy's father of the fatherland.
जितने भी फादर्स ऑफ द फादरलैंड यानी कि जो चुने गए हैं उनमें से इनको भी माना जाता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कि टू सिसिली किंगडम ऑफ टू सिसिली के लिए मार्च किया और वहाँ से स्पेनिश रूलर जो थे उनको भगा दिया, एंड विद द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स इन 1860। ये जो रोल है, ये 3 जो रिवोल्यूशनरीज रहे हैं, एक्टिविस्ट रहे हैं, जिनके कंट्रीब्यूशन से इटली को क्या किया जा सका, इटली को यूनिफाइड किया जा सका। तो इन तीनों के कंट्रीब्यूशन के थ्रू ही हम इसको इटली का यूनिफिकेशन वाला जो आंसर है वो उसको हम राइट करेंगे। और इन द लास्ट हम देखेंगे कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी कि जब इटली यूनिफाइड हो गया तो उसके बाद 1861 में द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज कम्प्लीटेड एंड द विक्टर इमैनुअल II वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। और इस तरीके से यूनाइटेड इटली के जो किंग थे वो कौन डिक्लेयर किए गए, विक्टर इमैनुअल II। ओके, अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे ब्रिटेन का केस देखेंगे, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो वॉच इन नेक्स्ट वीडियो।